साथियों, एग्जाम यात्रा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजीत। आज आपकी पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। अभी तक हमने मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों तक अध्ययन किया है और आज का हमारा जो टॉपिक हो संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आने वाला नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक कर्तव्य है। अब जरा हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार क्या था। तो मौलिक अधिकार जैसा हमने आपको बताया था कि व्यक्ति स्वतंत्रता की अवधारणा के साथ जुड़ा हुआ है, यानी व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति प्राप्त होती है। और जो दूसरा है, देखिए जो आज का आपका टॉपिक है राज्य का नीति निर्देशक तत्व, यानी ये राज्य के द्वारा जो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जिसका गाइडलाइंस बनाया गया है और इसके पीछे की जो अवधारणा होती है कि समाज में समता या समानता लाने की अवधारणा। ये क्या होती है? समानता की जो अवधारणा होती है इसके साथ जुड़ा हुआ है समानता की अवधारणा के साथ। किसके साथ जुड़ा है? समानता की अवधारणा, यानी समाज में विषमताओं का न्यूनतम होना। और दूसरा जो है मौलिक अधिकार जो है, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। मौलिक अधिकार जो है स्वतंत्रता की अवधारणा, स्वतंत्रता की अवधारणा के साथ जुड़ा हुआ है। यानी एक तरफ जो भाग 3 मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता की अवधारणा के साथ जुड़ा हुआ है और भाग 4 जो नीति निर्देशक तत्व है समानता की अवधारणा के साथ जुड़ा हुआ है। अब जरा हम स्वतंत्रता और समानता की अवधारणा को समझते हैं, किससे क्या होता है, फिर हम संविधान के रूप में समझेंगे कि हमारे संविधान में इसको क्यों ला गया। देखिए, राजनीति में दो प्रमुख जो अवधारणा है, एक होती है दो प्रमुख राजनैतिक आदर्श जिसको हम आइडिया कहते हैं। इसमें आता एक स्वतंत्रता, दूसरा आता है समानता। अब देखिए, स्वतंत्रता और समानता की जो अवधारणा है, ये दो जो अतिवादी अवधारणा है, उसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी आर्थिक राजनीतिक स्वतंत्रता होती है, इस पे कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। समानता में राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार किया जाता है। राज्य का यानी राज्य इंटरफियर कर सकता है, स्वीकार किया जाता है। अब देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने विश्व के सभी संविधानों के अच्छे आदर्शों और गुणों को लेकर एक विस्तृत संविधान का निर्माण किया। तो हमारे यहाँ जब हमने भारत के प्रेम्बल को पढ़ा था, यानी संविधान की प्रस्तावना, तो हम भारत को लोकपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है, तो जो दो प्रमुख प्रचलित खासकर पाश्चात्य और मतलब यूरोप में प्रचलित विचारधाराएं थी, एक थी स्वतंत्रता, एक समानता। स्वतंत्रता की जो अवधारणा थी इसमें था लेसेस फेयर, हस्तक्षेप की नीति, राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, व्यक्ति चाहे जितनी आर्थिक प्रगति कर ले, कुछ भी कर ले, उसके राजनीतिक अधिकार, मतलब असीम स्वतंत्रता की अवधारणा को स्वीकार किया गया। लेकिन हुआ कि इससे समाज में क्या हुआ कि विषमताएं व्याप्त हो गई। तो फिर समानता की अवधारणा पर राजनीति के क्षेत्र में विचार किया जाने लगा और आरंभ में इसको एक कहा गया कि लोकतंत्र, और जैसे लोकतंत्र की एक आवश्यक शर्त होती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बिना स्वतंत्रता के हम लोकतंत्र की अवधारणा को स्वीकार ही नहीं कर सकते। लेकिन ये जो लोकतंत्र की अवधारणा थी कुछ व्यक्ति और कुछ समूह के हाथों में केंद्रित हो गई और फिर समाज में विभेदीकरण बढ़ गया। तो फिर हुआ कि नहीं, राज्य हस्तक्षेप करेगा, कर लगाएगा, टैक्सेस लगाएगा, कुछ चीज़ों को विनियमित करेगा, जिससे सामाजिक आर्थिक विषमता जो होगी वो दूर होगी। इसके द्वारा जो सामाजिक न्याय की अवधारणा होगी उसको परिपूर्ण किया जाएगा। और ये जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है, जैसे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक,
यानी नागरिकों के बीच विषमताओं का न्यूनतम होना, इस अवधारणा को स्वीकार करने के लिए समानता के अवधारणा को लाया गया। अब इसके दो पैरामीटर्स हैं। एक स्वतंत्रता जो होती है नकारात्मक जहां होती है, मतलब बहुत ज्यादा व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, वो पश्चिमी लोकतंत्र उदारवादी राज्यों में होती है। समानता की अवधारणा पर जहां बल दिया जाता है वो साम्यवादी व्यवस्था में होती है। तो दो तरह की व्यवस्थाएं चलती हैं। एक पूंजीवादी जिसको कहा जाता है इकोनॉमिक्स में, लेकिन इसको हम अगर राजनीतिक क्षेत्र में देखेंगे तो कहेंगे उदारवादी और व्यक्तिवादी। व्यक्तिवादी अवधारणा जिसमें नकारात्मक स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया है और एक दूसरी विचारधारा चलती है जिसको हम कहते हैं समाजवादी या साम्यवादी या साम्यवादी, जिसमें समानता को बल दिया जाता है। इस प्रकार साम्यवादी व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था जिसको हम उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं, दोनों आदर्शों को मिला के एक नई अवधारणा है जिसको लोक जिसको हम उदारवादी प्लस समाजवादी, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए क्या होता है, स्वतंत्रता जिसको हम मौलिक अधिकार के रूप में समझते हैं संविधान के परिप्रेक्ष्य स्वतंत्रता प्लस समानता, दोनों का संतुलन, यानी स्वतंत्रता और समानता दोनों के सिद्धांतों या आदर्शों को स्वीकार किया जाता है। इसी व्यवस्था क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक समाजवादी मॉडल कहते हैं, जिसमें स्वतंत्रता समानता दोनों की अवधारणा को स्वीकार किया गया है। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में इस परिप्रेक्ष्य में हमने आपको बताया कि जो समाजवादी उदारवादी व्यवस्था है दोनों का मिश्रण लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था है। इस प्रकार हमने संविधान के परिप्रेक्ष्य में देखा कि हमने किसका मौलिक अधिकारों का देखा कि हमें क्या स्वतंत्रता के रूप में प्राप्त है, दूसरा हम देखेंगे हमें कर्तव्य के रूप में या समानता की अवधारणा के रूप में राज्य क्या हस्तक्षेप कर सकता है। तो चलिए हम देखते हैं राज्य का नीति निषेध तत्व क्या है। इसके पीछे जो होता है सामाजिक आर्थिक विषमता को दूर किया जाए, समाज में वंचित वर्गों या पिछड़े वर्गों या अनुसूचित वर्गों इत्यादि के कल्याण के लिए, महिलाओं के बच्चों के लिए, तो इस प्रकार की कुछ मूलभूत अवधारणाएं जो है वो राज्य के नीति निषेध तत्व में शामिल की गई हैं, समाहित हैं। तो चलिए देखते हैं राज्य के नीति निषेध तत्व मौलिक अधिकारों से किस प्रकार भिन्न है। और देखिए जो जब बात आती है तो कुछ राजनीति या संविधान विशेषज्ञों का अपना अपना अलग अलग दृष्टिकोण है। कुछ मानते हैं कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निषेध तत्व एक दूसरे के विरोधी हैं, कुछ कहते हैं एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि जब तक हम समानता और स्वतंत्रता के बीच में सामंजस्य नहीं बैठाएंगे कोई भी अतिवादी विचारधारा उचित नहीं होती है। इस प्रकार हमारे इस मॉडल को स्वीकार किया गया, तो हमारे यही माना जाएगा उचित रूप से कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निषेध तत्वों में कोई विरोधाभास नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों में सामंजस्य बैठाने की भरपूर कोशिश की जाती है। तो हमारे यहाँ की जो राज्य व्यवस्था संचालित होती है। तो अब चलिए हम देखते हैं राज्य के नीति निषेध तत्व के बारे में। देखिए नीति निषेध तत्व, इसका वर्णन जो है संविधान के भाग 4 में, संविधान के भाग 4 फिर
अनुच्छेद 36 से 51 तक, 36 से 51 तक इसका वर्णन दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। नीति निषेधक तत्व, इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 बीच रखा गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जब हमने विभिन्न देशों के संविधान के बारे में पढ़ा था तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं और नीति निषेधक तत्व है आयरलैंड के संविधान से स्वीकार किया गया है। थोड़ा स्पेन का भी था। जो आवश्यक, जो देश के लिए आवश्यक है, देश के लिए आवश्यक क्यों? हमने कहा कि समानता की अवधारणा और विषमता को न्यून करने के लिए राज्य हस्तक्षेप करता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता में, और आर्थिक और राजनीतिक इत्यादि जो अवधारणाएं स्वतंत्रता है उसमें इस प्रकार करता है कि समाज के वंचित वर्गों को इसका लाभ मिले और समानता की अवधारणा को स्वीकार किया जाए, जिससे देश में एक सकारात्मक इंक्लूसिव अवधारणा का विकास हो। अनुच्छेद 36 में इसकी परिभाषा दी गई है। और देखिए अनुच्छेद 37, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। देखिए मूल अधिकार जो है न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता, कराया जाता है, जिसमें अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? रिटे जारी करती है। उसमें 226 के तहत हाई कोर्ट में ही आप जा सकते हैं। लेकिन इसमें के आदर्शों, इसकी बातों को मनवाने के लिए व्यक्ति या कोई संस्था न्यायालय में नहीं जा सकती। इसमें न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, पूर्णतः राज्य पर निर्भर होता है कि वो इसे कैसे लागू करवाए। तो ये किसी भी न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं है, जिस प्रकार मूल अधिकार बाध्यकारी है कि न्यायालय के आदेश को भी मानना पड़ता है। लेकिन हाँ, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ये पूर्णतः राज्य की इच्छा पर निर्भर है कि इसे लागू करे या ना करे। जिसका जो सबसे बड़े अनुच्छेद 37 में इसका वर्णन गया है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है या वाद्य योग्य नहीं, इस पर कोई जुरिडिक्शन नहीं हो सकता। अनुच्छेद 38, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, यानी सामाजिक कल्याण की जो अवधारणा है कि आर्थिक विषमता कम किया जाएगा, राज्य स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, परिवहन इत्यादि की न्यूनतम व्यवस्था करेगा, भोजन की गारंटी इत्यादि जो सामाजिक कल्याण की अवधारणा है कल्याणकारी राज्य की, इसकी अभिवृद्धि जो है अनुच्छेद 38 में दी गया। अर्थात सरकार जनता के लिए सामाजिक सेवा, राशन हुआ, परिवहन हुआ, स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ इत्यादि की जो अवधारणा है, जिसको हम कल्याणकारी राज्य कहते हैं, वेलफेयर स्टेट की इस अवधारणा का वर्णन अनुच्छेद 38 में किया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 39, समान काम के लिए स्त्री पुरुष का समान वेतन। देखिए जब यहाँ समानता की अवधारणा किया गया है तो पुरुष और महिला अगर एक ही कार्य करते हैं तो उसके लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। इसमें विभेद नहीं किया जाएगा, यानी लिंग के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा कि महिला और पुरुष के लिए अलग अलग। अब चलिए उसमें एक नया जोड़ा गया 39 का, निःशुल्क विधिक कानून सहायता। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें 39 का जोड़ा गया, जिसमें निःशुल्क विधिक सहायता, यानी किसी के पास पैसा नहीं उसको विधिक सहायता जो है निःशुल्क राज्य प्रदान करेगा। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन की अवधारणा अनुच्छेद 40 में दिया गया। बाद में 73वें संविधान संशोधन के तहत 1993 में पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। संवैधानिकता प्रदान की गई। तो अनुच्छेद 40 जो है ग्राम सभा के गठन का जो बात, देखिए हमारे यहाँ 2 तरह के लोकतंत्र, एक केंद्र में 3 तरह की सरकारों को बनाने में, एक केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निचले स्तर पर इसको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, ग्रास रूट डेमोक्रेसी। इसमें ग्राम पंचायतें आती हैं और शहरों में नगर पालिकाएं आती हैं। देखिए अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता जैसे काम, शिक्षा प्राप्त करना, जैसे पेंशन हुआ, मनरेगा इत्यादि जो स्कीम है, विकलांग, वंचित वर्ग के लिए, शोषित वर्ग के लिए, पिछड़ों के लिए, अनुसूचित के लिए तमाम तरह की जो योजनाएं चलाई जाती है, उसमें कुछ ऐसे फंडामेंटल्स दिए गए हैं जिसमें काम, शिक्षा, रोजगार इत्यादि को महत्व दिया गया है। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 41 में किया गया है। देखिए अनुच्छेद 42, न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। जैसे कोई महिला है, अगर वो काम कर रही है सार्वजनिक जगहों पे या किसी भी जगह पे, तो उसको प्रसूति सहायता प्राप्त, मैटरनिटी लीव इत्यादि की अवधारणा जो है अनुच्छेद 42 में दिया गया है, श्रम न करना पड़े।
इसका वर्णन अनुच्छेद 42, चूंकि देखिए समानता के साथ साथ स्वतंत्रता की अवधारणा भी है और विषमताओं को कम करने के लिए कहा गया, इसलिए महिलाओं को विशेष प्रावधान किया गया है प्रसूति का। अनुच्छेद 43, निर्वहन योग्य मजदूरी अर्थात इतना वेतन दिया जाए कि परिवार चला सके, यानी न्यूनतम जो मजदूरी की अवधारणा अनुच्छेद 43 में दिया गया है कि इससे कम मजदूरी न्यायोचित नहीं होगी, क्योंकि न्यूनतम परिवार चलाने के लिए कम से कम इतनी आय होनी चाहिए। इसकी अवधारणा अनुच्छेद 43 में दी गई स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। देखिए अनुच्छेद 43 का इसको भी जोड़ा गया था संविधान। उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, यानी जो औद्योगिक व्यवस्था है उसमें केवल मालिक और उसके शेयर होल्डर नहीं रहेंगे, मजदूरों को भी उसमें भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, जिससे कि शोषण की अवधारणा जो है पूंजीवादी वैसी विकृति ना आ पाए। अनुच्छेद 44, समान सिविल अर्थात समान नागरिक संहिता, समान इसकी बात चल रही है, सभी नागरिकों को एक बराबर माना जाएगा, समान नागरिक संहिता, यानी अपराध के लिए सबकी जो सिविल राइट्स हैं सबको इक्वल किया जाए, राज्य द्वारा निर्धारित किया जाए, यानी जो पर्सनल लॉ बोर्ड है इत्यादि हैं वो चीजें अलग हो, मुस्लिम्स के लिए अलग, हिंदू के लिए, सिख के लिए अलग, इसकी अवधारणा को समाप्त करके अनुच्छेद 44 के द्वारा इक्वलिटी की जो अवधारणा है वो नागरिक कानूनों में, इसलिए समान नागरिक संहिता की अवधारणा का वर्णन अनुच्छेद 44 में किया गया है। देखिए अनुच्छेद 45 क्या कहता है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना तथा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी। देखिए यहाँ पे राज्य की जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष को दिया जाएगा, वो बच्चों का अधिकार है। तो इस प्रकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षित करना यहाँ पे राज्य की जिम्मेदारी है। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में 21 क में बताया गया 1986 में, 86वें संविधान संशोधन 2002 में किया गया। और देखिए अनुच्छेद 46, SC/ST यानी अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लिए विशेष आरक्षण की अवधारणा जो है अनुच्छेद 46 में, जिसका अनुच्छेद 15 और 16 में सरकार ने आरक्षण का प्रावधान किया। इसका स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल से आर्टिकल 46 में इसका भी वर्णन किया गया है। इसके तहत मूल अधिकार के 15 और 16 भाग में संशोधन किया गया। सरकार आहार उपलब्ध कराएगी, आहार पोषण की, नशीली इत्यादि दवा, शराब इत्यादि हानिकारक पदार्थों को रोकेगी जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अनुच्छेद 48 का 48 पर्यावरण तथा वन जीवों की रक्षा करना। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। जितनी भी सार्वजनिक स्मारक हुआ, युद्ध स्थल हुआ या स्वतंत्रता हुआ, स्मारक महत्व है, उनका संरक्षण भी रहेगा, कर्तव्य होगा, क्योंकि वो राष्ट्र की धरोहर है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने दिए, जो सरकार के 3 होते, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्या था, ब्रिटिश काल में कार्यपालिका और न्यायपालिका को मिला दिया गया था। जैसे कलेक्टर के पास न्यायिक कार्य भी होते थे और प्रशासनिक कार्य होते थे, तो उसको अलग करने का ये अनुच्छेद 50 में वर्णन किया गया कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाए, क्योंकि जब संविधान अपना लिखित अपना लिया गया तो तीनों अंगों की स्पष्ट व्याख्या है। इस प्रकार कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने की अवधारणा अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता सुलझा देना, यानी यूएनओ में अपनी आस्था व्यक्त करना, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अंतर्राष्ट्रीय जो भावना होती है बंधुत्व की या एक दूसरे के देशों के बीच सम्मान देना। इसी तहत अनुच्छेद 51 में इसका वर्णन है। इसी तहत भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है, क्योंकि इसको संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो 36 से 51 तक स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं, यह राज्य की पूर्णतः इच्छा पर निर्भर है। और उसके बीच में मूलतः यही है कि समाज में समानता की अवधारणा को लाने का प्रयास किया गया है, जिससे कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, जिसमें आर्थिक विषमताएं न्यून हो, सामाजिक विषमताएं न्यून हो। अब चलिए अगला देखते हैं, जो है 51 का जो है, जिसको हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा गठित की गई और इसे संविधान में अपनाई गई। इसके पीछे होता है कि एक तरफ देखिए आपको स्वतंत्रता मिली है, दूसरे तरफ व्यक्तियों के कल्याण के लिए राजनीति एक तत्व है जिसमें राज्य हस्तक्षेप करता है, राज्य व्यक्तियों के अभिवृद्धि कल्याण की अवधारणा के साथ चलता है। तो दूसरा होता है कि नागरिकों से भी अपेक्षा की जाती है कि उसके भी कुछ कर्तव्य हैं देश और समाज के प्रति। इस प्रकार हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य की अवधारणा को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ये सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। अब देखिए मूल कर्तव्य, देखिए जिसको हम मूल कर्तव्य कहते हैं,
मौलिक कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन 1976 स्वर्ण सिंह समिति हमने बताया कि सिफारिश पे जोड़ा गया है। इससे रूस या सोवियत संघ के संविधान, रूस नहीं सोवियत संघ उसमें था, न माने दंड का अपराध नहीं है। भाग 4 क में 51 का, देखिए भाग 4 में क्या है, आपके नीति निषेधक तत्व, उसी में 4 क जोड़ा गया है जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। देखिए वर्तमान मौलिक कर्तव्य नहीं थे 42वें संविधान संशोधन बताया ही हमने, 10 जोड़े गए। 86वें संविधान संशोधन जो शिक्षा को माना गया मौलिक अधिकार, तो उसमें क्या गया, मूल कर्तव्य में भी जोड़ा गया, द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया है। देखिए जब उसको मूल अधिकार में जोड़ा गया शिक्षा को, तो बच्चों का मूल अधिकार है उन्हें शिक्षा प्रदान की जाए। जब उसको नीति निषेधक तत्व में जोड़ा गया तो इसका मतलब है राज्य शिक्षा प्रदान करेगा। और जब इसे मौलिक कर्तव्य के रूप में रखा गया तो माता पिता अभिभावक की ये जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। अब देखिए संविधान का पालन करना तथा इसके आदर्श संस्था, राष्ट्रीय ध्वज, प्रतीक इत्यादि राष्ट्रगान का सम्मान करना, यानी आपको देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य को दिखाना होगा, पहला जो है। दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन जो यानी स्वतंत्रता आंदोलन प्रेरित करना, आदर्शों का पालन करना, यानी अपनी धरोहर समझना, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, यानी आपका भी कर्तव्य है देश की एकता और अखंडता बनाए रखने में अपना सहयोग दें। नागरिकों से अपेक्षा की जाती है देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, देश के लोगों में समता, मेल मिलाप, भाईचारा इत्यादि को बढ़ाना, भातृत्व की भावना जो होती है, देश की समृद्धता, गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना, ये व्यक्ति से या नागरिकों से अपेक्षा की जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, पुराने रूढ़िगत जो वैज्ञानिक चीजें उसको स्वीकार करना और प्रोग्रेसिव बनना इत्यादि की अवधारणा जो है 7वां है। 8वां पर्यावरण तथा वन्य जीव की रक्षा करना। 9वां सार्वजनिक सरकारी संपत्ति की रक्षा करना, क्योंकि जितने भी रेल, सड़क इत्यादि आपकी सार्वजनिक चीजें हैं और राष्ट्र की संपत्ति और नागरिक से अपेक्षा की जाए तो आप इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें, संपत्ति की, इसको हानि ना पहुंचाएं। व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना। और 11वां जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अभिभावक का एक कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। तो इस प्रकार बता दिया आपको कि शिक्षा को कैसे तीनों जगह जोड़ा गया है। तो इस प्रकार आपने इस राज्य नीति निषेधक तो मौलिक कर्तव्यों का अध्ययन किया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब फिर नेक्स्ट दिन मिलते हैं अगले टॉपिक पे जिसमें केंद्रीय कार्यपालिका पढ़ेंगे हम। ओके।